आप सब खैरियत से होंगे और अपने क्वारंटाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और मैं आज थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को। हमने वेरिएंस पहले पढ़ लिया था, आज हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या जिसे हम अनोवा कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर या स्टैटिस्टिक्स फील्ड के अंदर अनोवा की बड़ी वैल्यू है। ये आप जो रिसर्च देखते हैं ना कि ये चीज़ सिग्निफिकेंट है किसी चीज़ के लिए या ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नॉर्मली अनोवा टेस्ट करके निकाली जाती है। अनोवा डिफ आम तौर पर आप इसे स्टैटिस्टिकली आप इसे लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं, आजकल के जो मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन इसे हाथ से भी फाइंड किया जा सकता है और जब ये सॉफ्टवेयर नहीं थे तो लोग हाथ से ही इसे फाइंड किया कर जाता था। तो आपको ये फ़ॉर्मूलाज़ आने चाहिए, पता होना चाहिए कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। इसके अंदर 1-2 टर्मिनोलॉजीज़ आएँगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है। अच्छा, इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ जाएँ, एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि आपने एक हाइपोथेसिस तो दे दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक हाइपोथेसिस देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं ये नैंडो सॉस है, मैं इसका हाइपोथेसिस देता हूँ कि ये सॉस बेटर है से किसी दूसरी सॉस से। अब मेरे पास ये मेरा हाइपोथेसिस है, मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा, इसका सिग्निफिकेंट देना पड़ेगा। उसके लिए आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ती है। मैं आपसे आगे जाके डिस्कस करूँगा, फ़िलहाल हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है। अम, आम तौर पर 3 तरह के एनालिसिस होते हैं अनोवा के, लेकिन हम नॉर्मली 2 यूज़ करते हैं, वन वे और टू वे। कुछ लोग थ्री वे भी करते हैं, लेकिन मैनुअली आप आम तौर पर वन वे और टू वे अनोवा यूज़ करते हैं। अनोवा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वैसे तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, यह स्टैटिस्टिक्स टेक्निक है स्पेशली डिजाइंड टू टेस्ट whether the means of more than two quantitative populations are equal। याद रखें, अनोवा सिर्फ उस डेटे के लिए होता है जहां दो से ज़्यादा पॉपुलेशन होंगी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि उन दो से ज़्यादा पॉपुलेशन का मीन क्या इक्वल है या नहीं। उसको आप कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये सर डोनाल्ड फिशर ने 1920s के अंदर इसको डिज़ाइन किया था। अच्छा, वन वे अनोवा क्या होता है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ग्रुप हैं और हर ग्रुप के अंदर 3 मेंबर्स हैं। तो जो हमारे 3 ग्रुप हैं, ए बी एंड सी, उसे हम फॉर एग्जांपल डिनोट करते हैं एम से। ये हमारा एम है। और जो उसके मेंबर्स हैं, जो हर ग्रुप के अंदर 3 मेंबर्स हैं, उन्हें हम डिनोट करते हैं एन से। तो हर ग्रुप के अंदर 3 मेंबर्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, 3 × 3 = यह आपका 9 हो जाएगा, यानी कि n आपका 9 हो जाएगा। ये समझ लें पार्टिसिपेंट्स हैं और ये आपका ग्रुप है। अच्छा, ये इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ए ग्रुप में फॉर एग्जांपल ये जो सा ए एम है, इसमें 3 2 1 है, बी के अंदर 5 3 4 है और सी के अंदर 5 6 और 7 है। अगर आप हर ग्रुप का मीन निकालें 3 2 1, ये हमारा 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका x1 2 आ जाता है। इस ग्रुप का मीन 2 है, इस ग्रुप का मीन 4 है और इस ग्रुप का मीन 6 है। अब आपने हर m का, यानी कि 3 आपके पास m थे, हर का M1 का भी आपने निकाल लिया, MA का भी निकाल लिया, MB का मीन भी निकाल लिया, MC का मीन भी निकाल लिया। और अगर आप इसका ग्रैंड मीन निकालें, यानी कि x1 x2 प्लस x3 करें और डिवाइडेड बाय 3 करें, इस मीन्स का ग्रैंड मीन अगर आप निकालें तो 2 + 4 = 6 + 6 = 12 डिवाइडेड बाय 3 = 4। तो आपका ग्रैंड मीन 4 आ जाएगा। अच्छा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करने के लिए आपको 3 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी होती है। एक को हम बोलते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर विदिन, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। टोटल सम ऑफ स्क्वायर, अब चलिए आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ते हैं आगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये याद रखिए, द ग्रैंड मीन हमारा 4 आया और x1 2 है, x2 4 है, x3 आपका 6 है। तो अब आपका ग्रैंड मीन इधर आ गया था 4। अब पहले आप निकालना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर या सम ऑफ स्क्वायर टोटल। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आप हर इंडिविजुअल को, जो आपका हर पार्टिसिपेंट है, ये 3 2 1 5 3 4 5 6 7, इसको माइनस कर देते हैं इसके ग्रैंड मीन से जो आपका 4 है और उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या होगा, 3 - 4, पहला पार्टिसिपेंट आपका 3 था, माइनस किया आपने इसके ग्रैंड मीन से, 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, इस तरह तमाम 9 वैल्यूज़ को आपने उसके ग्रैंड मीन से माइनस करके स्क्वायर कर देना है
और फिर उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ आंसर 1 आएगा, यहाँ आपका 2 माइनस 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर लें तो 4 आएगा, इस तरह इसका 9, ये सारे मैंने निकाले हुए हैं। तो आपका आंसर जब सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 30 आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन टोटल सम ऑफ स्क्वायर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है m इंटू एन माइनस वन। याद रखिए, यहाँ पहले आपने m और n को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने माइनस करना है 1 से। तो यहाँ आपका m 3 था, n ये एक ग्रुप का n है, ये सारे ग्रुप का नहीं है। एक ग्रुप के अंदर आपका n था 3, यानी कि एक ग्रुप के अंदर 3 मेंबर थे। 3 इंटू थ्री आपका 9 आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 8 है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज दैट अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैन एस्टिमेट। यानी कि ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट आर फ्री टू वेरी एज योर एस्टिमेट पैरामीटर्स। यानी कि ये वेरी कर सकती है, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। इसकी एग्जांपल देके अगर मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, 6 8 5 9 6 8 4 11 7, और ये 10वीं वैल्यू हमें नहीं दी हुई, ये x है। लेकिन हमें इसका एवरेज और सम दिया हुआ है, 6.9 इसकी एवरेज है और सम इसका 69 है। जब आपके पास ये 9 वैल्यूज और आपकी एवरेज और सम दी हुई है, तो आप इसे x को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये 69 में से बाकी सारी वैल्यूज को माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वो आपका x हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10 वैल्यूज हैं ये टोटल, इनमें से हमें मीन पता है 6.9 है और आपका सम 69 है, लेकिन आपको 10वीं वैल्यू का नहीं पता। ये 10वीं वैल्यू आपकी डिपेंडेंट वैल्यू है, बाकी सारी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है आपका, क्योंकि 10वीं वैल्यू डिपेंड करिए, चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आंसर 69 दिया हुआ है और बाकी वैल्यूज का स्कोर भी दिया हुआ है। तो x की वैल्यू सेम रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती। ये आपकी बाकी सारी इंडिपेंडेंट है और ये x आपका इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप जैसे देख सकते हैं, लास्ट नंबर के अंदर कोई फ्रीडम नहीं है कि वो वेरी कर सके। बाकी वैल्यूज वेरी कर सकती हैं, लास्ट वाला वेरी नहीं कर सकता। अम, इसलिए लास्ट वाला इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो वेरी नहीं कर सकता। बाकी सारे वेरी कर सकते हैं, तो वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लास्ट वैल्यू आपके मीन से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो वेरी नहीं कर सकती। जो मैंने आपको थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम को बता दिया। यहाँ हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया था। टोटल सम ऑफ स्क्वायर एक्चुअली क्या था कि हर वैल्यू को आपने माइनस किया। टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है, लेकिन नाम से पता लगता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इन सब का सम ऑफ स्क्वायर, सब वैल्यूज का। तो आपने हर वैल्यू को माइनस कर देना है उसके ग्रैंड मीन से, और फिर आपने उसका स्क्वायर कर लेना है। दूसरा हमारा होता है सम ऑफ स्क्वायर विद इन। इसमें आप क्या करते हैं कि आप विद इन देखते हैं कि ग्रुप के अंदर कितनी वेरिएशन, एक सेम ग्रुप के अंदर। तो आप उसमें क्या करते हैं, हर मेंबर को उस ग्रुप के मीन से आप माइनस कर देते हैं। जैसे पहले ग्रुप का मीन 2 था और उनकी पहली 3 वैल्यूज थी, या उसके पार्टिसिपेंट्स की वैल्यूज थी 3 2 एंड 1। तो हम उसको उसकी ही मीन से माइनस करेंगे। 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस अब अगले ग्रुप की तरफ जाएं। अगले ग्रुप का अगर आप मीन देखें तो यहाँ दिया हुआ है 4, जो हमने मीन निकाला था x2। x2 को अब आपने x2 के ग्रुप, जो सा b ग्रुप था, उसको उसके मीन से माइनस कर देना है। 5 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तीसरे का ग्रुप का जो सा मीन आया था x3, वो था 6। तो ये आपने उसकी वैल्यूज को उसके मीन से माइनस कर देना है। अब ये इटसेल्फ बता रहा है सम ऑफ स्क्वायर विद इन, यानी कि एक ग्रुप के ही मेंबर्स के आपस में डिफरेंस कितना है। तो उसके लिए उसी ग्रुप के मीन से आपने उसको माइनस करना है। जब आप करेंगे तो आपका आंसर सम ऑफ स्क्वायर विद इन 6 आ जाएगा। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है कि आप m वही मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन। ये पहले इस केस में आपने आपने n माइनस वन को पहले सॉल्व करना है। 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2, और आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये आपका आंसर 6 आ गया। तो यहाँ आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ जाएगी। अ, अच्छा, उसके बाद हमारा तीसरा है सम ऑफ स्क्वायर विद बिटवीन। अब ग्रुप के आपस में डिफरेंस कितना है, ग्रुप का आपस में डिफरेंस कितना है।
इसमें आप क्या करते हैं कि हर ग्रुप के मीन को, अगर एक ग्रुप में 3 मेंबर्स हैं, तो उस ग्रुप का जो मीन आया है x1 फॉर एग्जांपल, उसको माइनस कर देंगे आप ग्रैंड मीन से। तो x1 का आपका मीन था 2 और ग्रैंड मीन था आपका 4। क्योंकि पहले ग्रुप में 3 मेंबर्स थे तो आप इसको 3 दफा करेंगे, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। अगले ग्रुप का मीन 4 था, तो आप इसको करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, उसमें भी 3 मेंबर्स थे। उससे अगले ग्रुप का मीन 6 था x3 का, और आपने उसको माइनस कर दिया उसके ग्रैंड मीन से, तो आपका यहाँ आंसर 24 आ जाता है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि m-1 आप कर देते हैं, यानी कि आप सिंपल डायरेक्टली ग्रुप्स में से एक को माइनस कर देते हैं, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 2। अच्छा, अब इसके अंदर टोटल वेरिएशन अब आपने फाइंड कर ली। सम ऑफ स्क्वायर टोटल 30 आया, सम ऑफ स्क्वायर विद इन 6 था, और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन 24 था, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, 6 एंड 2 थी। इस तरह आप मैन्युअली निकालते हैं वन वे अनोवा को। फैक्ट क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर विद इन प्लस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन के। सम ऑफ स्क्वायर टोटल हमारा 30 था, इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर भी 30 आ जाएगा, तो ये ऑलवेज इक्वल होता है। अच्छा, एक और चीज़, अब ये कल हम इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग भी करेंगे कि नोवा 1 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए, नल हाइपोथेसिस क्या होता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ये एक नैंडोज की है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, उससे पहले आप उसका एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक हाइपोथेसिस आपका नल होता है, एक आपका ऑल्टरनेटिव होता है। सो एक्चुअल टेस्ट बिगिंस बाय कंसीडरिंग टू हाइपोथेसिस। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं उससे पहले आप दो हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक को आप नल हाइपोथेसिस कहते हैं, एक को आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। इन दोनों हाइपोथेसिस का व्यू पॉइंट टोटली ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कह रहा है कि आपकी क्लास की तादाद 50 है, तो दूसरे ने लाजमी ये कहना है कि आपकी क्लास की तादाद 50 नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है? It is a statement of no difference between the sample means or the proportion, or no difference between a sample mean or proportion and a population mean or proportion. In other words, the difference equals zero. यानी कि सैंपल मीन और प्रोपोर्शन के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा, या सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये आपका नल हाइपोथेसिस होता है। Alternative hypothesis claims about the population that is contradictory to null hypothesis, and what we conclude when we reject null hypothesis, यानी कि वो उससे totally opposite होगा। um, क्योंकि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑलवेज ऑपोजिट होते हैं, तो आप एविडेंस की बुनियाद पर डिसाइड करते हैं कि आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या नहीं। ये एविडेंस आपको डेटा से मिलता है। अच्छा, अगर नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट ना हो, अगर तो रिजेक्ट हो जाए तो आप कहते हैं कि आपका नॉन, आप कहते हैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया एंड वी एक्सेप्ट आर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना हो, तो आप ये नहीं कहते कि वी रिजेक्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, बल्कि आप कहते हैं वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है। अच्छा, नल हाइपोथेसिस हमेशा आमतौर पर जब भी रिसर्च होती है, वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की होती है। आप नॉर्मली रिसर्च करते हैं कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी न्यू रिसर्च होती है। तो जब एक दफ़ा आपने हाइपोथेसिस एविडेंस की बुनियाद पर रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया, आपका फिर डिसीजन होता है। आप कहते हैं या आइदर आपने रिजेक्ट किया नल हाइपोथेसिस को, या डू नॉट रिजेक्ट किया, या फेल टू रिजेक्ट किया, या डिक्लाइन टू रिजेक्ट किया, क्योंकि आपके पास इनसफिशिएंट नॉलेज था। सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं? नल हाइपोथेसिस के अंदर सिंबल यूज होगा इक्वल का, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये तीन होंगे। इक्वल का, ग्रेटर देन और इक्वल का, या लेस देन और इक्वल टू का। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर कभी भी इक्वल का साइन नहीं यूज होगा, ये नॉट इक्वल होगा, या ग्रेटर देन होगा, या लेस देन होगा, ताकि वो उससे ऑपोजिट आ सके। एग्जाम्पल आप लेते हैं।
For example, we want to test whether the mean CGPA of students in Australia in American colleges is different from 2 out of 4. The null and the alternative hypothesis के क्या होंगे? म्यू, क्योंकि ये आपकी पॉपुलेशन है पूरी, सारे जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए आप यहाँ पॉपुलेशन मीन जो आपका है वो म्यू होगा। अब मैंने आपको कहा, यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, वी वांट टू टेस्ट वेदर द मीन जीपीए ऑफ अ स्टूडेंट इन अमेरिकन कॉलेजेस इज डिफरेंट फ्रॉम 2, 2 से डिफरेंट है या नहीं। आपने ये नहीं बताना कम है, ज़्यादा है, कितनी है, 2 से क्या डिफरेंट है। तो आपको यहाँ नल हाइपोथेसिस का दिया हुआ है कि नल हाइपोथेसिस 2 के इक्वल होगा, तो म्यू इज इक्वल टू 2। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 2 से इक्वल नहीं होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वी वांट टू टेस्ट इफ कॉलेज स्टूडेंट टेक लेस देन 5 years टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज ऑन द एवरेज, यानी कि क्या कॉलेज स्टूडेंट्स 5 साल से कम टाइम लेते हैं पास होने में या नहीं। अब ये बता रहा है 5 साल या 5 साल से कम, ये आपका होगा नल हाइपोथेसिस, क्योंकि इक्वल टू का साइन हमेशा नल हाइपोथेसिस में आएगा। तो आपका नल हाइपोथेसिस होगा कि इट टेक्स मोर देन 5 या इक्वल देन 5 years, मोर देन और इक्वल देन 5 years। क्योंकि यहाँ ये आप इसकी अगर स्टेटमेंट दोबारा देखें ना, ये टेस्ट करना चाह रहा है कि लेस देन 5 years लेने चाहिए, लेस देन 5 years। तो ये आपका ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि आप एक्चुअली ये जानना चाह रहे हैं कि वो लेस देन 5 लेता है कि नहीं। तो 5 या 5 से ज़्यादा, ये उसका नल हाइपोथेसिस होगा। तो म्यू इज इक्वल टू नल हाइपोथेसिस इक्वल टू म्यू इक्वल और ग्रेटर देन 5। और इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 5। तो ये आपका नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया। कल हम थोड़ी सी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, वन वे एनोवा के अंदर उसको कैसे यूज़ करते हैं, टू वे एनोवा के अंदर उसको कैसे यूज़ करते हैं, और उसका आगे हमारा काम क्या होता है। ये थोड़ा सा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी दो, अब हम क्विकली दो दो तीन तीन लेक्चर करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू क्लास।